बेस्ट डाइट जो कैंसर के लिए है, वो आखिर वो डाइट है क्या? Our lifetime risk of developing an invasive cancer, not like some superficial skin cancer like ductal carcinoma of the breast, but serious cancer, is about 40%. तो कहते हैं डॉक्टर ग्रेगर की रिसर्च ये बताती है कि हम में से हर एक का अपनी लाइफ में कैंसर होने का रिस्क कितना है। कहता है मैं किसी हल्के फुल्के कैंसर की बात नहीं कर रहा जो स्किन के ऊपरी स्तर पे हो जाता है, जैसे कि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू जो ब्रेस्ट का एक तरह का कैंसर होता है, वो बहुत ज्यादा इन्वेजिव यानी कि बहुत भीतर तक घुस के ज्यादा नुकसान करने वाला नहीं होता और कम नुकसान करने वाला कैंसर होता है। कहते हैं इस तरह के कैंसर की तो मैं गिनती भी नहीं कर रहा, जो कि माइल्ड तरह के कैंसर होते हैं। वो कैंसर जो आपकी जान ले सकते हैं और बेहद खतरनाक तरह के जो कैंसर होते हैं, उसका रिस्क जो है हम में से हर एक का अपनी जिंदगी में कितना है? 40% है। देखिए 40% मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, यानी कि 50-50 चांस है कि हमें कैंसर होगा या नहीं होगा, यानी कि हर 2 इंसानों में से 1 इंसान को अपनी लाइफ में कैंसर होगा। ऐसा आज का स्टैटिस्टिक्स या डेटा बता रहा है। और ये जैसे-जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, ये और तीव्र होता जा रहा है। क्योंकि आज से 5-7 साल पहले मैं सुनती थी कि 3 में से 1 को कैंसर होगा। अब डेटा बढ़ के 40% पे आ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास पहुँच गया है। तो ये इतनी जल्दी-जल्दी ये बढ़ रहा है। तो जब इतना अधिक हमें चांस है कि हम में से या तो हमें होगा या हमारे किसी नियर वाले को, परिचित इंसान को या परिवार में किसी को कैंसर होगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है और वो भी खतरनाक तरह के कैंसर की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि कैंसर होता क्यों है और इससे हम ऐसा आज क्या करें कि हमें वो कैंसर हो ही ना, और यदि किसी को हो भी गया है तो उसको मैक्सिमम फ़ायदा कैसे पहुँचे। 2 in 5 of us are going to get a cancer diagnosis in our lifetimes. What can we do to reduce our risk? Only about 5% of cancers are caused by problem genes we inherited from our parents. The other 95% are caused by mutations in our DNA we acquire in our lifetime. तो कहते हैं कि कैंसर जो होते हैं उनमें से मात्र 5% कैंसर ऐसे हैं जो हमारे जीन्स के कारण होते हैं। बाकी जो 95% कैंसर हैं, वो हम अपना खान-पान कैसे करते हैं, हमारा रहन-सहन कैसे होता है, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में हम किन चीज़ों के संपर्क में आते हैं, उन कारणों से होता है। और जो 5% जीन्स के कारण भी होता है, हम बार-बार ये देख चुके हैं कि अपना खान-पान और रहन-सहन के अनुसार ये एपिजीनोमी एक नई स्टडी है जो ये बताती है, ये साइंस, कि हमारी जीन्स जो हैं उनको कैसे हम ऑन कर सकते हैं और कैसे हम ऑफ कर सकते हैं। मात्र चंद हफ्तों में यदि सही डाइट लेंगे तो हम खराब वाली जीन्स को ऑफ कर सकते हैं और अच्छी वाली जीन्स को ऑन कर सकते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। For example, based on a genetic analysis of lung cancer, smokers may acquire an average of 1 DNA mutation for every 15 cigarettes smoked. Smoking is bad, but the number one cause of these mutations is our diet. तो कहते हैं कि यदि कोई 15 सिगरेट पिए, तो हर 15 सिगरेट के ऊपर उसका जो डीएनए है, उसमें इतनी टूट-फूट हो जाती है कि वो हानिकारक चेंजेज़ आ जाती हैं, जिसको कि हम म्यूटेशन कहते हैं जीन्स में। तो उन्होंने कहा 15 हर 15 सिगरेट जो है, वो एक हानिकारक म्यूटेशन जीन्स में बना देती है, यानी कि चेंज ला देती है। तो कहते हैं लेकिन हमें मालूम है कि सिगरेट स्मोकिंग बुरी है सेहत के लिए, क्यों? क्योंकि ये सिगरेट स्मोकिंग म्यूटेशंस बनाती है जीन्स में, इन म्यूटेशंस के कारण कैंसर बनता है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि जो अधिकांश म्यूटेशंस हमारे शरीर में होती हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग के कारण नहीं है, वो हमारे गलत खान-पान के कारण वो म्यूटेशंस होती हैं। यानी कि जो हमारा गलत खान-पान है,
वो सिगरेट से कहीं ज़्यादा हानिकारक है। सीधी-सी ये बात निकल के आती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए। And that's not even including the cancers attributed to obesity. I've got tons of videos on dietary approaches to prevent cancer. But what if you already have it? तो कहते हैं कि ये म्यूटेशंस के कारण कैंसर होते हैं, जो म्यूटेशंस अधिकांश डाइट के कारण होती हैं। कहते हैं दूसरी तरफ जो मोटापा होता है, उसके कारण भी कैंसर होते हैं और मोटापे का संबंध सीधा-सीधा हमारे डाइट से है। यानी कि पूरी चीज़ का निष्कर्ष ये निकलता है कि 95% से ज़्यादा जो कैंसर हैं, वो सीधे-सीधे डाइट के कारण हो रहे हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल के कारण हो रहे हैं। तो इसीलिए ये कॉमन सेंस की बात है, यदि हमें कैंसर से बचना है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि 40% जो हम लोग हैं, जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या तो हमें होगा या हमारे किसी प्रियजन को, परिवार में जानने वाले को कैंसर होगा। आज जो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से सीख के जाएँगे, सुन के जाएँगे, यदि वो हम अपने जीवन में अपनाएँगे, तो निश्चय ही हम 95% कैंसर से बच सकते हैं क्योंकि 95% कैंसर हमारे गलत खान-पान के कारण है। लेकिन यदि किसी को ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम उसके बारे में जानते हैं। Well-meaning professionals sometimes counsel cancer patients to eat whatever you want. Given the time constraints that doctors face, it may be understandable that the treating oncologist, the treating cancer doctor, may be reluctant to engage in a conversation about nutrition. But given the critical role that diet may play, perhaps it should be a critical part of their job. तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा भाव रखने के लिए और अपनी तरफ से डॉक्टर शायद बेस्ट कर रहे हों, जो वो जानते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनमें सही जानकारी की अभाव है, जब डॉक्टरों से पेशेंट पूछते हैं कैंसर पेशेंट कि डॉक्टर हम क्या खाएँ? क्योंकि डॉक्टरों को खुद नहीं पता कि कैंसर और डाइट का क्या आपस में रिलेशनशिप है, तो वो अपनी नादानी में, नासमझी में पेशेंट्स को कहते हैं, आपको जो खाना है आप खाएँ, आपकी डाइट से कैंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं कितनी गलत इन्फॉर्मेशन है, जबकि साइंस की रिसर्च ये बताती है कि 95% से ज़्यादा कैंसर्स आप जो है वो डाइट से प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि उनको रोक सकते हैं, तो उनका इलाज भी तो फिर उसी डाइट से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टरों को खुद ही इसके बारे में नहीं पता, इसीलिए वो पेशेंट्स को बता नहीं पाते। जबकि होना ये चाहिए कि जो कैंसर का डॉक्टर हो, उसका नंबर 1 जॉब ये होना चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स को कैंसर की ट्रीटमेंट में जो सही डाइट है, उसके बारे में सही एडवाइस दे सकें। To be able to answer patients' questions about nutrition before and after cancer treatment and not default to the unhelpful, it doesn't really matter, eat whatever you want, which may not be in the best interest of the patient. क्योंकि इस तरह का जो वो एडवाइस देते हैं, जानकारी देते हैं अपने पेशेंट्स को, वो पेशेंट्स के हित में नहीं है कि आप जो मर्ज़ी खाओ, क्योंकि इससे पेशेंट्स का भारी नुकसान होता है। The official recommendation of the American Institute of Cancer Research, a leading authority on diet and cancer, is that those with cancer should follow the same diet that helps prevent cancer from taking root in the first place. That means जो ऑफिशियल रिकमेंडेशन है अमेरिका के कैंसर सोसाइटी की, वो क्या है? वो कहते हैं जिस किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है, उसको वही डाइट फॉलो करनी चाहिए जिस डाइट से कैंसर को रोका जाता है, यानी कि जिस डाइट को फॉलो करने से कैंसर का रिस्क कम हो, यानी कि कैंसर ना हो। वही डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए जिनको कैंसर हो भी गया है और वो डाइट क्या है? more whole grains, vegetables, fruits, and beans while limiting fast food, processed food, meat, soda, and alcohol. और वो डाइट क्या है? ये ऑफिशियल अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कैंसर से बचना है या आपको कैंसर से ठीक होना है, तो आपको अधिक से अधिक मोटा अनाज खाना है, होल ग्रेन यानी कि मोटा अनाज। आपको सब्जियाँ खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, दाल और बीन्स खानी है, दाल, छोले, राजमा,
चने, इस तरह की चीज़ें खानी है। और आपको फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राई, छोले-भटूरे, समोसे, ये सब फ़ास्ट फूड में आ जाता है। और आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, यानी कि डब्बे का खाना नहीं खाना, जो आपको तरह-तरह के बिस्किट, कुकीज़, मैगीज़, ये सब आपको जो बने बनाए मिलते हैं दुकानों में। और फ्रोज़न सेक्शन में भी तरह-तरह के रैप्स वग़ैरह आपको मिलते हैं, वो सब कुछ नहीं खाना है आपको, आइसक्रीम नहीं खानी है। और आपको कम से कम दूध, मीट, अंडा, मच्छी, प्रोसेस्ड मीट, ये सब आप बंद कर सकें तो और भी अच्छा है। और आपको कि शुगरी स्वीटेंड ड्रिंक्स, यानी कि कोको कोला, फैंटा, लिम्का, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं पीनी है आपको। अल्कोहल की कंज़म्पशन आपको एकदम लिमिट कर देनी है। और ये डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं, ये ऑफिशियल अमेरिका की जो कैंसर सोसाइटी की ये खुद की रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन फिर भी जब हम किसी कैंसर के पेशेंट के बारे में, कोई कैंसर का पेशेंट अपने डॉक्टर से पूछता है मेरी डाइट कैसी हो, तो कोई डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता। वो कहते हैं आपका जो मन करे आप खाइए। जबकि अब रिसर्च बताती है कि कैंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी खा सकता है, और वो फैट और प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। फिर भी कोई, जिस डॉक्टर ने ये पता लगाया था, उसको हमने 1935 में नोबेल प्राइज दिया था। लेकिन आज तक कोई डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को ये नहीं कहता यदि आपको कैंसर से बचना है या आपको कैंसर से ठीक होना है तो चीनी सबसे पहले बंद कर दीजिए। पेट स्कैन शायद आपने सुना होगा, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक टेस्ट होता है जिसको कैंसर हो जाता है, हम ये पता लगाने के लिए कि कैंसर शरीर में कहाँ-कहाँ फैला है, हम पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन में होता क्या है? हम चीनी का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको हम डाई के साथ अटैच करते हैं, फिर उसको हम इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट के अंदर डालते हैं। और जहाँ-जहाँ ये डाई चीनी के साथ जुड़ के, जहाँ-जहाँ ये डाई शरीर में जाती है, जब हम उसका स्कैन निकालते हैं, वो एरिया लाइट बल्ब की तरह जल उठता है। तो जहाँ ये अधिक मात्रा में डाई पहुँची, यानी कि चीनी पहुँची, क्योंकि डाई चीनी से जुड़ी हुई है, तो हम कहते हैं कैंसर वहाँ है। यानी कि सीधी तौर पे जिस शरीर के अंग में जितनी ज़्यादा चीनी पहुँचेगी, हम उसको स्कैन के ज़रिए देख के कहते हैं वो वहाँ पे कैंसर है। तो इसका जब हम प्रयोग स्टेट ऑफ द आर्ट, सबसे महंगा, सबसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट में हम रोज यूज कर रहे हैं, डॉक्टर, हर डॉक्टर को पता है कि पेट स्कैन क्या होता है, फिर भी कैसे अंधे बने हुए हैं कि पेशेंट्स को ये नहीं कहते कि कैंसर अगर आपको रिस्क कम करना है तो आज के बाद आप चीनी की तरफ देख भी नहीं सकते। तो ये बहुत, और चीनी मतलब गुड़ भी नहीं, शहद भी नहीं, कोई चीनी नहीं। अगर आपको चीनी खानी है, मीठा का स्वाद लेना है, तो आप डायरेक्ट फ्रूट खा के आप उसका मिठास ले सकते हैं। पर चीनी बहुत हानिकारक है। Similar recommendations have been put forth by other cancer authorities: more fruit, vegetables, whole grains, and beans, and less salt, sugar, meat, and alcohol. तो कहते हैं इसी तरह की रिकमेंडेशन दुनिया की अलग-अलग कैंसर सोसाइटीज ने ये रिकमेंडेशन दी है कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी, अधिक नमक और चीनी, मांस, शराब, ये सारी चीजें आपको कम से कम करनी है। और अधिक से अधिक आपको होल ग्रेन्स, यानी कि मोटा अनाज, सब्जियां, फ्रूट, दालें, छोले, राजमा, क्योंकि सब बीन्स में आ जाता है, ये सब अधिक से अधिक आपको खाना है। Cancer survivors adhering to these guidelines do seem to live significantly longer, at least older female cancer survivors, the only group in which it's been looked at so far. They add that there are certain foods that may be beneficial in cancer care, including beans. तो कहते हैं, और यकीनन ये पाया गया है, जो लोग इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं, उनको अगर कैंसर हो भी जाए, तो वो लंबे आयु तक जीते हैं, यानी कि उनका कैंसर इतना अधिक खतरनाक या घातक नहीं साबित होता उनके लिए। उन्होंने कहा लेकिन इन सब खाद्य पदार्थों में भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो विशेष रूप से कैंसर के लिए हमें सहायक होते हैं। और उनमें जो खाद्य पदार्थ हैं वो हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ये मैं अभी आपको बताती हूँ वो चीज़ें कौन सी हैं। एक
यहाँ पे एक स्टडी मुझे याद आती है जिसके बारे में डॉक्टर ग्रेगर अपने बाकी वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। ये कनाडा के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर बायोवेन। इनका काम था कि ये अलग अलग तरह के जो कैंसर सेल्स थे उनके ऊपर अलग अलग कीमोथेरेपी के जो एजेंट्स थे वो प्रयोग करके देखते थे कि कौन सा कीमोथेरेपी एजेंट जो है वो किस तरह के कैंसर के लिए बेहतर है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैंने सुना है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें बहुत अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अलग अलग तरह के कैंसर सेल्स के ऊपर मैं वेजिटेबल और फ्रूट के जूस की कुछ बूंदें डाल के देखूं कि क्या असर होता है। तो उन्होंने अलग अलग साग सब्जी फ्रूट्स का उन्होंने जूस बनाया और अलग अलग कैंसर सेल्स के ऊपर उन्होंने डाल के देखा एक पेट्री डिश में, यानी कि लैब के अंदर। और आश्चर्यजनक उनको इसके रिजल्ट्स मिले। और वो रिजल्ट्स क्या थे, उन्होंने पाया कि 3 तरह की ऐसी वेजिटेबल्स हैं, ऐसी सब्जियां हैं जो हर तरह के कैंसर को 100% मार देती हैं, खत्म कर देती हैं। तो वो आप ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। वो 3 सब्जियां कौन सी हैं जो हर तरह के कैंसर को 100% मार देती हैं, कैंसर के सेल को? वो हैं प्याज, नॉर्मल प्याज जो हम घरों में खाते हैं, सफेद या लाल। और दूसरा वो हरा प्याज जो जिसके पीछे वो हरे लंबी लंबी पूंछ जैसी होती है, जिसको कच्चा प्याज भी कहते हैं, वो जिसको अमेरिका में स्कैलियंस कहते हैं। तो प्याज, कच्चा हरा प्याज, और तीसरी चीज है गार्लिक यानी कि लहसुन। तो ये तीनों एक ही फैमिली से आते हैं, गार्लिक, लहसुन, प्याज और ये हरा प्याज। ये 3 चीजें अगर आप खाएंगे तो आप किसी भी तरह के कैंसर को 100% मार सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि जो प्याज है उसको पकाने से भी ये पौष्टिक तत्व इसका खत्म नहीं होता, लेकिन लहसुन को अगर आप 1 मिनट भी पकाते हैं या 30 सेकंड भी पकाते हैं तो उसका ये कैंसर को फाइट करने वाला तत्व काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो आप अगर किसी को कैंसर है या लोगों को कैंसर से बचना है तो लहसुन की चटनी बना के खाइए आप, और उससे आपको कैंसर फाइट करने में आराम मिलेगा। खाने में भी डालिए, कुछ ना कुछ हेल्प तो फिर भी होगी, लेकिन चटनी क्योंकि आप पकाते नहीं है तो आपको उसका पूरा फायदा उठेगा। दूसरा ग्रुप जो वेजिटेबल्स का था, जो 75% हर तरह के कैंसर के सेल्स को खत्म कर देता है, ऐसा उन्होंने पाया इस स्टडी में, वो था क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। अब आप पूछेंगे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती क्या हैं? ये वो वेजिटेबल्स होती हैं जिनके फूल को अगर आप ध्यान से देखें तो लगता है जैसे क्रॉस की शक्ल बनी हो, यानी कि क्रूसीफाई की शक्ल बनी हो। ये होती है जैसे कि सरसों, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और पालक। ये सारी चीजें जो हैं वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आ जाती हैं। तो ये जो सब्जियां हैं इनसे आपको बहुत अधिक कैंसर फाइट करने में मदद मिलेगी। तो रोज हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए, साथ में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स दिन में 2 बार जरूर लेनी चाहिए। और साथ में हमने क्या लेना है, ग्रीन टी लेनी चाहिए हमें। काली चाय भी हमें मदद देगी लेकिन उसमें दूध मत डालिए आप। ग्रीन टी उससे भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं काली चाय से। और दिन में आप कम से कम 4 या 5 बार ये ग्रीन टी लीजिए। और काली चाय या ग्रीन टी में अगर आप चंद बूंद नींबू के रस की डालेंगे तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट यानी कि कैंसर से लड़ने की जो क्षमता है वो आप 2000% बढ़ा देंगे उसकी, सिर्फ चंद बूंद नींबू की डाल के उसमें। तो उसमें चीनी मत डालिए, कोई दूध मत डालिए, कोई शहद मत डालिए, सिर्फ काली या ग्रीन चाय टी में आप चंद बूंद नींबू की डालिए। तो ये हो गया ग्रीन टी। साथ में आपको 1.5 चम्मच फ्लैक्स सीड लेना है। फ्लैक्स सीड क्या है? अलसी है, आपको साबुत नहीं खाना है, पीस के खाना है। और दिन में 1.5 चम्मच आप खाइए तो आपको ना सिर्फ कैंसर से आप लड़ेंगे बल्कि आपकी त्वचा एकदम मुलायम नरम हो जाएगी। अगर झुर्रियां पड़ गई हैं, हमने त्वचा वाली वीडियो में देखा था, जो हमने 2 एपिसोड्स किए थे बैक टू बैक, उसमें हमने देखा था कि स्किन आपकी एक्चुअली यंग हो जाती है, कोलेजन बन जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब देखा जाए। तो साथ में आप बीन्स खाइए, दाल, बीन्स, राजमा, छोले, चने,
तमाम तरह की दालें और अंकुरित खाएंगे साथ में रोज थोड़ी, वो भी बहुत बेहतर है आपके लिए। और टोमेटोज खाइए और इस तरह की तमाम सब्जी और फ्रूट से आपका, और मिलेट्स खाइए, बाजरा ज्वार खाइए, उसमें कैंसर से लड़ने की बहुत अधिक क्षमता होती है। Beans, berries, cruciferous vegetables, flaxseed, garlic, green tea, tomatoes, and others. But emphasize it's not about a single magic bullet food or component, but the combination of foods in a predominantly plant-based diet. तो कहते हैं ऐसा नहीं है कोई कोई मैजिक फ्रूट चीज है जिसको खाने से आपको कभी कैंसर नहीं होगा। बोला नहीं, ये जितने भी मैंने पौष्टिक तत्व या आहार आपको बताए हैं, इन सब को मिला के आपको खाना है। यानी कि मोटा अनाज, दाल, रोटी, सब्जी दिन में 2 बार आपको खानी है, फ्रूट और सैलड के साथ, कच्चे अंकुरित चीजों के साथ। और ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी, चीनी, प्रोसेस फूड, ये बंद कर दोगे तो आप कैंसर से बचे रहेंगे। 95% कैंसर हमारी डाइट के कारण होते हैं। और उन्होंने कहा ना सिर्फ ये होगा, बल्कि आपकी, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, अल्जाइमर्स, आर्थराइटिस, तमाम तरह की चीजों से हमें निजात मिलेगी। Here's how some popular diets used by cancer patients stack up. The so-called alkaline diet gets high marks for being vegetable-focused and encouraging people to cut down on animal foods. The keto diet does the worst. उन्होंने कहा अब में हम देखते हैं कि दुनिया में जो अलग-अलग तरह की डाइट्स प्रचलित हैं, वो कैंसर के लिहाज से कैसी हैं। उन्होंने कहा ये जो सो कॉल्ड एल्कलाइन डाइट है, एल्कलाइन डाइट क्या है कि मेनली आप ज़्यादा से ज़्यादा साग, सब्जी, फ्रूट्स खाइए और कम से कम जानवरों से आने वाली चीज़ यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी कम से कम लीजिए। 100% बंद नहीं है, फिर भी कम से कम लीजिए। और तब उन्होंने देखा कि ये डाइट को सबसे ज़्यादा ग्रीन सिग्नल मिला है। और ये इस डाइट के अंदर, इस डाइट में क्या है, हमने एक एक्सरसाइज का कंपोनेंट नहीं रखा और शुगर हमने बंद नहीं की इस डाइट में, लेकिन हमने प्लांट बेस्ड डाइट रखी तो देखा कि सबसे ज्यादा हमें जो है वो कैंसर से बचत हुई। लेकिन कीटो डाइट सबसे खराब थी कैंसर के लिहाज से। अब अगली डाइट पे जाते हैं। Though they get points for keeping people away from refined grains, alcohol, and soft drinks. Macrobiotic diets, you really kind of win the day, being closest to a whole food plant based diet centered. जो मैक्रोबायोटिक डाइट है, ये जापान में खाने वाली एक पर्टिकुलर तरह की Around whole डाइट है। और ये जो डाइट है, ये होल प्लांट बेस्ड डाइट के मॉडल पे ही है, जिसमें आप दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाते, सिर्फ मोटा अनाज खाते हैं और फ्रूट्स एंड सब्जियां खाते हैं। लेकिन इसमें और भी एक दो चीजें होती हैं, आप किस तरह से भोजन को काटते हैं, क्या शेप हो आपके खाने की। पर्टिकुलरली साग, सब्जी, मोटे अनाज में भी आप पर्टिकुलर चीजें खा सकते हैं, पर्टिकुलर चीजें नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा ये डाइट है, इसको आपको मैक्सिमम ग्रीन सर्कल्स मिले हैं, ये आपके लिए सबसे बेटर है। whole grains, vegetables, and beans, though may not be advising enough fruit. Paleo diets are a mixed bag with insufficient whole grains and beans and too much meat, and the vegan diet starts out strong but doesn't necessarily preclude all manner of vegan junk food. तो कहते हैं कि जो प्लियोलिथिक डाइट है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। कहते हैं जिसको हम वीगन डाइट कहते हैं, वो भी कहते हैं कि अगर हम सही वीगन डाइट ना करें, यानी कि आप कहें कि मैं ठीक है, मैं सिर्फ पेड़ पौधों से आने वाली चीजें खाऊंगा, लेकिन साथ में अगर आप एक्सरसाइज ना करें, अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन ना करें, अगर आप शुगर, चीनी खाएं, प्रोसेस्ड फूड खाएं, फास्ट फूड खाएं, जंक फूड खाएं, क्योंकि पोटैटो चिप्स भी तो पेड़ पौधों से आता है ना, तो कहते हैं वो डाइट भी आपके लिए अच्छी नहीं है। यानी कि सबसे अच्छी कौन सी डाइट है? ये वही डाइट है जिसके बारे में हम रोज यहाँ बात करते हैं कि पेड़ पौधों से आने वाली डाइट हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी, यानी कि हेल्दी डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करना है साथ में। Have any of these diets been put to the test? I've done a video on the abject failure of the keto diet. The alkaline diet was tried
on 11 lung cancer patients. They lived an average of 20 and a half months, which is about 40% longer than most patients have historically lived, but there was no direct control group. The only diet proven in a randomized controlled trial to reverse the progression of cancer was Dr. Dean Ornish's whole food plant-based lifestyle program, which I've covered before. Most randomized controlled trials to date on diet and cancer are like this, right? Feasibility studies, just to see if like you तो उन्होंने कहा ये जो अलग-अलग डाइट्स हैं, इनका जब प्रयोग किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आज तक एक ही डाइट है, जो ये प्रूव कर पाई है कि आप कैंसर को रिवर्स कर सकते हो, यानी कि कैंसर को आप 100% ठीक कर सकते हो डाइट के माध्यम से। और वो डाइट थी डॉक्टर डीन ऑर्निश की, जिन्होंने ये दिखाया था कि प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 3 यानी कि बहुत कम शुरुआती कैंसर नहीं था, स्टेज 3 में पहुंच चुका था। उन पेशेंट्स को जब हमने होल प्लांट बेस्ड डाइट, सिर्फ वीगन डाइट नहीं, सिर्फ वीगन डाइट का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल से आने वाली चीज ना खाओ, लेकिन होल प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब है कि वो वीगन तो है ही है, साथ में उस डाइट में कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं है, कोई जंक फूड नहीं है, जैसे कि फ्रेंच फ्राई नहीं है। वेजिटेबल बर्गर्स भी तो वीगन होते हैं ना, लेकिन प्रोसेस्ड हैं। तो यानी कि मोटा अनाज, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, सैलड, इस तरह की जो होल प्लांट बेस्ड डाइट है, जब उस डाइट पे डाला गया स्टेज 3 कैंसर को, बिना किसी सर्जरी के, कीमो के, रेडिएशन के, उन पेशेंट का कैंसर जो है वो ठीक हो गया। ना सिर्फ कैंसर ठीक हो गया, ये पाया गया, जो कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, कि जब इन्हीं पेशेंट्स का ब्लड जब पेट्री डिश के ऊपर प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स के ऊपर डाला गया, तो पाया गया कि इन पेशेंट्स का जो खुद का ब्लड जो था वो 8 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो गया था अपने ही कैंसर को मारने के लिए। तो देखिए 8% नहीं, खुद का उनका जो ब्लड था 800%, 800% स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी बन गया था कैंसर के सेल्स को मारने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ डाइट चेंज करने से हम अपने ही खून को एक पावरफुल कीमोथेरेपी ड्रग बना सकते हैं। can even get cancer patients to eat healthier, period. Otherwise, I mean, what's the point of even running the study? Here they did find they could get patients with head and neck cancer to ramp up green leafy and cruciferous vegetable intake up to 9 cups a week. So that's at least something you could test. We don't yet have outcomes data, but look, why wait? Right? What's the downside of trying to eat healthier? It may even save your life another way. Cardiovascular disease competes with breast cancer as the leading cause of death for older women diagnosed with breast cancer. Researchers follow more than 60,000 women diagnosed with breast cancer over the age of 65 for an average of 9 years. तो कहते हैं कि जब हमें पता चल रहा है शुरुआती रिसर्च में कि हम कैंसर को ना सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं सही डाइट खा के, तो कहते हैं कि जो अभी रिसर्च, बाकी रिसर्च हो रही है, उसके खत्म होने तक का इंतजार क्यों करें? क्योंकि हमें पता है कि यही डाइट जो है ना सिर्फ कैंसर को ठीक कर रही है, या आपकी बाकी तमाम कैंसर या कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर रही है। जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हार्ट डिजीज को 100% रोकना, और अगर आपकी 90 to 100% आर्टरी ब्लॉक्ड भी है, तो उसको 100% जो खोल सकती है डाइट, वो संसार में एकमात्र डाइट ही ऐसी है जो आज तक प्रूव हुई है। और वो डाइट कौन सी है? वो यही होल प्लान बेस्ड डाइट है। तो 6 तो हमने 63,000 से ज्यादा लेडीज के ऊपर हमने रिसर्च की, और तो हमने क्या पाया वो अभी डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं। For an average of 9 years, by which time half had died. And the number one cause of death was actually cardiovascular disease. तो उन्होंने क्या किया कि ऑलमोस्ट 64,000 यानी कि 60,000 से भी ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर जिन लेडीज को हो चुका था, उनको अगले 9 साल तक फॉलो किया। तो उन्होंने क्या पाया कि 50% से ज्यादा जो उन उसमें महिलाएं थी, वो ऑलरेडी मर चुकी थी, कैंसर से नहीं, वो हार्ट अटैक के कारण मर चुकी थी।
यानी कि अगर किसी को कैंसर हो भी जाए तो कैंसर से मरने के साथ साथ उनका नंबर 1 रिस्क जो है मरने का वो कैंसर नहीं है, वो हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक है। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि हार्ट अटैक को 100% डाइट से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और अगर हो भी गया है तो उसको 100% रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ डाइट से। तो फिर ये कॉमन सेंस हो जाता है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस डाइट को अपनाएं ताकि दो काम करें, एक कैंसर से बचें, कैंसर से ठीक हो, और साथ साथ हार्ट अटैक से बचें और हार्ट अटैक से ठीक हो। आज जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या बाद में कभी भी देखेंगे, एक चीज तो निश्चित है कि हम में से 99% लोगों की जो मृत्यु होगी हमारी या हमारे किसी भी जानकार या प्रियजन की, वो किस चीज से होगी? वो या तो हार्ट अटैक से होगी, नंबर 1 किलर, या कैंसर से होगी। ये हम जानते हैं। लेकिन साथ साथ रिसर्च ये भी बताती है कि इन दोनों ही चीजों से जो चीज हमें बचाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ये डाइट है। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कैंसर होने का या हार्ट अटैक होने का? तो समझदारी किस में है कि आज हम इस साइंस का, इस रिसर्च का फायदा उठाएं और आज से ही खुद को चेंज करें और अपने प्रियजनों की डाइट को चेंज करें। ये यही हमें करना है अगर हमें इन सब चीजों से बचना है। Disease edging out the breast cancer. And so choosing a healthy diet centered around whole plant foods. तो ये है डॉक्टर एसलस्टाइन की रिसर्च जो उन्होंने क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो में की है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो इंडिया का सॉरी वर्ल्ड का नंबर 1 सेंटर है हार्ट डिजीज के हवाले से। ये अमेरिका में स्थित है और यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे बाईपास सर्जरी का प्रोसीजर बनाया गया था। वहाँ के जो डॉक्टर एसलस्टाइन हैं उन्होंने ये रिसर्च की। आप ये लेफ्ट साइड में जो देख रही हैं ये न्यूक्लियर मेडिसिन की एक स्टडी है जिसमें एक हार्ट अटैक वाले पेशेंट को डाई दी गई और फिर उसका न्यूक्लियर मेडिसिन कार्डियक स्कैन निकाला गया। तो ये जो पहली वाली जो फोटो देख रही हैं उसमें आप देखिए ये जो हिस्सा है इसको नॉर्मल ब्लड सप्लाई मिल रही है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है जैसे लग रहा है जैसे चूहे ने एक बाइट खा ली हो, ये वो हिस्सा है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। और ये अगर ये हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो ये इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। अब इसी पेशेंट को जब हमने सही डाइट पे डाला तो क्या पाया, ये अगले वाले स्कैन में देखिए वही पेशेंट है। अब ये हिस्सा भी इसको ब्लड सप्लाई मिल रही है। ना सिर्फ इस हिस्से को ब्लड सप्लाई मिल रही है, जहां पहले कम ब्लड सप्लाई थी वहां भी भरपूर मात्रा में ब्लड सप्लाई मिल रही है। तो सारा के सारा हार्ट जो है वो पूरी तरह से खुल गया है। फिर इस पेशेंट को देखिए, ये है कॉर्नरी एंजियोग्राम, यानी कि हार्ट की जो आर्टरी है उसमें हमने डाई डाली और डाई डाल के हमने फिर उसका स्कैन निकाला। ये हार्ट की आर्टरी है, ऊपर का ये हिस्सा एकदम पूरी तरह से खुली हुई है आर्टरी। जब हम नीचे आते हैं तो देखिए आर्टरी कितनी सिकुड़ गई है, जैसे कि एकदम नैरो हो गई है, सिकुड़ गई है। The only diet और ever. और ये जो सिकुड़ी हुई ये जो आर्टरी है, अब इस पेशेंट को 80 to 90% यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये पूरी की पूरी आर्टरी सिकुड़ गई है। इस पेशेंट को जब डाइट चेंज की डॉक्टर एसलस्टाइन ने तो मात्र कुछ महीनों बाद ये 100% आर्टरी खुल गई है। और ये हमने कॉर्नरी एंजियोग्राम से प्रूव किया है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज देखने का। और डॉक्टर ग्रेगर कह रहे हैं कि जब नंबर 1 किलर वर्ल्ड का हार्ट डिजीज है तो उससे बचने वाली जो डाइट है, जो ओनली डाइट वर्ल्ड में आज तक प्रूव हुई है कि ये एकमात्र डाइट जो आपको हार्ट अटैक से बचाती है, तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें और हम वो वाली डाइट से अपने आप को ठीक करें। Plant foods, the only diet ever proven to reverse heart disease in the majority of patients, may save your life whether you have cancer or not.
तो कहते हैं कि एकमात्र डाइट जो आज तक संसार में प्रूव किया है जिसने कि वो हार्ट डिजीज को 100% खोल देती है, अगर आपको हार्ट डिजीज है, और यदि नहीं है तो 100% आपकी हार्ट डिजीज से सुरक्षा देती है आपको, वही डाइट कैंसर को भी ठीक करती है। तो ये कॉमन सेंस है कि हम इस डाइट को अपनाएं। और जब भी मैं ये कॉर्नरी एंजियोग्राम देखती हूँ तो मुझे ये कॉर्नरी एंजियोग्राम देख के वो इंडिया के जो रिसेंटली आपने भी न्यूज़ में देखा होगा 41 एज के, 41 एज होती क्या है, अमेरिका में तो उसको एकदम यूथ या यंग माना जाता है, उतनी एज में, और इंडिया में भी आई एम श्योर ऐसा ही है कि इंडिया के बहुत ही मशहूर कार्डियक थोरेसिक सर्जन थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, जो कि 16,000 बाईपास प्रोसीजर कर चुके थे और खुद ही हार्ट अटैक से मर गए। काश उन्होंने ये अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी की ये रिसर्च देखी होती, जहां पे ये आर्टिकल छपा है डॉक्टर एसलस्टाइन का, जहां 80 to 90% ब्लॉकेज सिर्फ डाइट से उन्होंने बदल दी, तो ना सिर्फ वो अपनी जान बचा पाते, पर अपने मरीजों को भी सही एडवाइस दे पाते और उनकी भी जान बचा पाते। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुद हमारे डॉक्टरों को ही नहीं पता कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रिसर्च बेस्ड एक्चुअली है क्या। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो था।